दोस्तों आज की वीडियो में मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। इस एज की शुरुआत क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद 1901 में हुई थी और इसका इख्तिताम ऑलमोस्ट 1945 में हुआ था। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये एज 1965 तक चली थी, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद यानी कि 1945 में ये एज ख़त्म हो गई थी। अगर मॉडर्न एज की बात करें तो इस एज में राइटर्स ने ट्रेडिशनल राइटिंग स्टाइल से किनारा कर लिया था और उन्होंने लिटरेचर में न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि वो इस एज में मौजूद कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी और स्ट्रगल को बेहतर अंदाज में दिखा सकें। इसके अलावा इस एज के राइटर्स ने सेक्सुअलिटी, मेंटल इलनेस, डेथ, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंशियल फियर पर भी लिखना शुरू कर दिया था। ये टॉपिक पहली एजेस में इग्नोर किए जाते थे। राइटर्स और लोग दोनों इन्हें बुरा समझते थे, लेकिन इस एज ने पुरानी ट्रेडिशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इन सब के साथ साथ इस एज के राइटर्स का फोकस आउटसाइड वर्ल्ड से इनर थॉट्स और फीलिंग्स पर शिफ्ट हो गया था और स्पेशली स्टेट ऑफ माइंड पर। इस एज के मोस्टली राइटर्स ने ऐसे किया था कि एक न्यू राइटिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया था। वो ऐसे करते थे कि उनके माइंड में जो चल रहा होता था वो बगैर किसी चेंजिंग के उसे अपने वर्क में लिख देते थे। जब भी इनके माइंड में कोई आइडिया या इमोशन आती थी तो ये बिना किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसे अपने वर्क में लिख देते थे और इसकी वजह से ऑडियंस में सेंस ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो जाती थी। उन्हें समझ नहीं आती थी कि इस वर्क की स्टार्टिंग कहाँ है और इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है। इस एज के कुछ राइटर्स ने सब कुछ मिक्स कर दिया था, इसलिए इस एज के कुछ वर्क्स को नॉन लीनियर बोलते हैं क्योंकि उनमें कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ था, जबकि कुछ राइटर्स अभी भी लीनियर वर्क लिख रहे थे। आपको लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ पढ़ा होगा। अब उसमें स्टोरी ये है कि मैकबेथ एक जनरल है और वो वार से वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसे 3 विचेस नजर आती हैं और वो इस बात की प्रिडिक्शन करती हैं कि जो ये मैकबेथ है ये फ्यूचर में स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। फिर ये जो मैकबेथ है वो ये ख्वाब आकर लेडी मैकबेथ को बताता है और ये दोनों मिलकर प्लॉट वगैरह क्रिएट करते हैं और फिर बाद में जो मैकबेथ है ये स्कॉटलैंड का किंग भी बनता है। ये जो सारी स्टोरी है ये एक सीक्वेंस में चल रही है, मीन्स कि इसकी प्रॉपर स्टार्टिंग थी और इसकी प्रॉपर एंडिंग हुई है। बीच में फोकस कहीं और शिफ्ट नहीं हुआ, सारी स्टोरी एक लाइन में चली है, इसलिए इस वर्क को लीनियर वर्क बोलते हैं। जबकि नॉन लीनियर वर्क की बात की जाए तो जेम्स जॉयस ने एक नावल लिखा है उलाइसिस। इस नावल में जो मेन फोकस है वो 3 कैरेक्टर्स पर है। सबसे पहले एक कैरेक्टर के इनर थॉट्स के बारे में बताया जाता है, फिर अचानक फोकस दूसरे कैरेक्टर के इनर थॉट पर शिफ्ट हो जाता है। अभी कुछ ही चैप्टर्स गुजरते हैं कि फोकस तीसरे कैरेक्टर की थॉट पर चला जाता है। इस नावल में कोई भी स्टोरी नहीं है कि जिसकी एक प्रॉपर स्टार्टिंग हो और एंडिंग हो, और ना इसमें किसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो किया गया, इसलिए इस वर्क को नॉन लीनियर वर्क बोलते हैं। अगर इजी वर्डिंग में समझाऊं तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें कि ये जो लिटरेचर है ये एक क्वेश्चन है। अब जो पहली एजेस के राइटर थे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, लेकिन जो उनसे ये मॉडर्न एज के राइटर हैं वो इस क्वेश्चन को अनसॉल्व ही छोड़ देते थे। उल्टा वो इस क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर देते थे और कहते थे कि ऑडियंस को खुद ही इन्हें समझने दो। उन्हें इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी कि ऑडियंस इसे कैसे समझेगी। अब चलते हैं मॉडर्न एज या मॉडर्निज्म की डेफिनेशन की तरफ। मॉडर्निज्म की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो एजरा पाउंड ने दी है कि मेक इट न्यू। ये एक तरह का स्लोगन भी था। एजरा पाउंड का मानना था कि अब वर्ल्ड चेंज हो चुकी है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और उसके साथ अर्बनाइजेशन भी हो चुकी है और अब तो इवन वर्ल्ड वार भी हो गई है। पहले क्या होता था कि 1 या 2 कंट्रीज आपस में लड़ती थी, लेकिन अब तो पूरी दुनिया आपस में लड़ी है। अब जब सब कुछ नया हो रहा है तो ये राइटिंग स्टाइल पुराने ही क्यों फॉलो हो रहा है। हमें इन सब से निकलना होगा और लिटरेचर में नई टेक्निक्स लानी होंगी। इन बातों का दूसरे ऑथर्स पर भी असर हुआ था और इस एज में न्यू लिटरेरी टेक्निक्स आई भी थीं। अब चलते हैं उनकी तरफ। अगर इस एज की लिटरेरी टेक्निक्स या फिलॉसफीज की बात करें तो फर्स्ट पर आता है निहिलिज्म। बेसिकली ये एक फिलोसफिकल बिलीफ था जो कि उस टाइम के लिटरेचर में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस बिलीफ का मानना था कि लाइफ का कोई भी पर्पस ही नहीं है और ना ही कोई वैल्यू है। जो पहली एजेस में एक बिलीफ चला आ रहा था ना कि गॉड ने हमें किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, इस थ्योरी ने उस बिलीफ को चैलेंज कर दिया था और इनका चैलेंज करना बनता भी था क्योंकि ये सोचते थे कि अगर इनकी लाइफ का पर्पस होता तो ये बिना किसी पर्पस के वॉर्स वगैरह में क्यों मर रहे होते। इस एज के राइटर और लोग दोनों ही टोटली पेसिमिस्टिक हो चुके थे।
सेकंड पर आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक लिटरेरी टेक्निक थी और इसका पर्पस था कि ह्यूमंस के माइंड में जो फीलिंग्स, थॉट्स और मेमोरीज वगैरह चल रही हैं उन्हें बगैर किसी चेंजिंग के कैप्चर करना और उन्हें अपने वर्क में लिख देना। इस एज के राइटर्स ने अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, इसलिए हमें मोस्टली हर वर्क में करेक्टर्स की इनर थॉट्स दिखाई गई हैं। और अच्छा, इन थॉट्स को लिखने के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चाहिए थे कि प्रॉपर ग्रामर हो, प्रोनाउंसिएशन हो या लेक्सिकल ऑर्डर हो। बस जैसे सब कुछ किसी के माइंड में चल रहा होता था वो उसे उठाकर अपने वर्क में लिख देता था। इन सब की वजह से हमें इस एज के लिटरेरी वर्क्स में सडन शिफ्ट देखने को मिलता है कि कभी एक टॉपिक डिस्कस हो रहा होता था, अभी वो ख़त्म नहीं होता था कि बीच में दूसरा टॉपिक आ जाता था। थर्ड पर आता है सरियलिज्म। ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब थी। इसका पर्पस ये था कि ड्रीम और स्ट्रेंज थॉट्स जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं उन्हें अपने लिटरेरी वर्क्स में बयान कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ख्वाब देखा है कि एक फिश आसमान में उड़ रही है और फिर वो अचानक से आइसक्रीम की तरह पिघल गई है। अब यह ख्वाब यकीनन अजीबो गरीब है, लेकिन जो सी सरियलिज्म के ऑथर्स थे वैसे करते थे कि इन ख्वाबों को स्टोरीज या पेंटिंग्स वगैरह में पोर्ट्रे कर देते थे। इन शॉर्ट के सरियलिज्म में सब कुछ अनकॉन्शियस माइंड के बारे में दिखाया जाता है। फोर्थ पर आता है एब्सर्डिज्म। ये एक फिलोसफिकल बिलीफ है और जो हमने ये भी पहले नियलिज्म पढ़ी है ना, ये उससे बहुत मिलता जुलता है। बस कंफ्यूज नहीं होना और कुछ बातें याद रखनी है। नियलिज्म का तो कंसेप्ट था ना कि लाइफ का कोई भी मीनिंग ही नहीं है। अब एब्सर्डिज्म में भी यही बात की जाती है कि लाइफ का कोई भी मीनिंग ही नहीं है, लेकिन ये साथ एडिशन करते हैं कि बट लेट्स कीप सर्चिंग एनीवे। ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि लाइफ का कोई भी पर्पस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ ढूंढना तो चाहिए, क्या पता हमें कोई ना कोई पर्पस मिल जाए। और फिर ये साथ कहते हैं कि अगर कोई भी पर्पस नहीं मिलता तो इसे एक्सेप्ट कर लो और अपने आप पर खूब हंसो। जो पहली नियलिज्म थी ना, उसमें पेसिमिस्टिक अप्रोच थी, मीन्स कि हर तरफ सैडनेस थी, जबकि जो से एब्सर्डिज्म वाले हैं ना, इसमें क्यूरियोसिटी, एक्सेप्टेंस और हुमर देखने को मिलता है। इन शॉर्ट के एब्सर्डिज्म में हमें मोटिवेट किया जा रहा है कि अपनी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस ढूंढो। फिफ्थ पर आता है दादाइज्म। ये एक आर्ट और लिटरेरी मूवमेंट थी और इसने 1916 में वर्ल्ड वार के दौरान स्विट्जरलैंड में जन्म लिया था। वह ऐसे था कि कुछ आर्टिस्ट वार और डिफरेंट रूल्स जो कि उस टाइम की आर्ट वगैरह में थे, इन सब से तंग आ चुके थे, तो इन्होंने ऐसे किया था कि अजीबोगरीब किस्म की और शॉकिंग किस्म की आर्ट बनाना शुरू कर दी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट थे मैसेल डेशैम्प। इन्होंने ऐसे किया था कि 1917 में यूरिनल, ये एक बाथरूम आइटम है जो कि मेन के लिए यूज होता है, इन्होंने ऐसे किया था कि इस आइटम को उल्टा करके कहा था कि अब ये एक फाउंटेन बन गया। मीन्स कि इन्होंने इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की आर्ट बनाना शुरू कर दी थी। इनका मेन पर्पस उस टाइम की आर्ट पर मॉक करना था। सिक्स्थ पर आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। यह भी एक फिलोसफिकल और लिटरेरी मूवमेंट थी और जो ये नियलिज्म और एब्सर्डिज्म हमने अभी डिस्कस किया है, ये उससे बहुत मिलती जुलती है। नियलिज्म का ये था ना कि लाइफ का कोई भी मीनिंग ही नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस है, उसका कोई पर्पस ही नहीं है। अच्छा, अब एब्सर्डिज्म में हमने डिस्कस किया कि वो कहते हैं कि हमें पता है लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, लेकिन हमें कोई ना कोई पर्पस ढूंढना चाहिए। यहाँ एब्सर्डिज्म में पर्पस ढूंढना ऑप्शनल था, मीन्स कि एक सजेशन दी जा रही थी कि आप अपनी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस ढूंढें और अगर नहीं मिल रहा तो इसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट थी। ये एक कॉन्सेप्ट है कि लाइफ में कोई भी मीनिंग या पर्पस नहीं होता, लेकिन हमने वो मीनिंग या पर्पस अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करना होता है और यहाँ वो मीनिंग या पर्पस क्रिएट करना कंपल्सरी है। इनका मानना था कि पर्पस या मीनिंग के बगैर लाइफ मीनिंगलेस है, इसलिए हमें अपनी लाइफ में कोई भी मीनिंग या पर्पस ज़रूर क्रिएट करना है। यह था कुछ इस एज के लिटरेरी टेक्निक्स और फिलॉसफीज के बारे में। अब चलते हैं इस एज में होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और इन्वेंशंस की तरफ। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इररेलेवेंट चीज़ें हैं, लेकिन लिटरेचर में कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होता। आप कोई भी वर्क उठाकर देख लें, इस पर सोसाइटी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। सोसाइटी में जो कुछ चल रहा होता है वो आपको उस वर्क में ज़रूर नज़र आएगा, इसलिए हर एज को समझने से पहले उस एज की सोसाइटी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर इस एज में होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट पर आता है वर्ल्ड वार 1। इसे ग्रेट वार भी बोलते हैं। 20th सेंचुरी में हर कंट्री खुद को पावरफुल और सुपीरियर समझ रही थी और वो दूसरी कंट्रीज पर कॉलोनीज बनाने के ख्वाब देख रही थी।
इस एज में टेंशन पीक पर थी कि फिर ऐसे हुआ कि 1914 में एक बंदे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर कर दिया गया था। ये फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसे उस टाइम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोलते थे, उसका वलीयत था। मीन्स कि उसका होने वाला नेक्स्ट किंग था। अब जिस बंदे ने इसका मर्डर किया था वो साइबेरियन था। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने ऐसे किया था कि सर्बिया के साथ वार शुरू कर दी थी। अब सर्बिया का साथ देने के लिए रशिया, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन मैदान में आ गए थे, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया थे। यह वार 1918 तक जारी रही थी और इस वार में सर्बिया वाली साइड जीत गई थी। इस वार में ऑलमोस्ट 16 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी और जो बच गए थे उन पर वार के बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इस वार की वजह से लोगों का रिलीजन और गॉड पर से बिलीफ खत्म हो गया था और राइटर्स ने अपने वर्क में इन ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना शुरू कर दिया था। इस वार में एक लिटरेरी ऑनर भी इंट्रोड्यूस हुआ था जिसे हम वार पोइट्री बोलते हैं। बेसिकली ये जो सोल्जर्स थे ना, इन्होंने वार के दौरान पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी और अपनी पोइट्री में ये वार से होने वाली डिस्ट्रक्शन, हॉरर और ब्रूटैलिटी वगैरह को दिखाते थे। अगर फेमस वार पोइट्स की बात की जाए तो उनमें नाम आता है विल्फ्रेड ओवन का। इन्होंने वार के दौरान ही अपनी एक फेमस पोएम लिखी थी, एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इस वर्क में विल्फ्रेड ने बताया है कि कैसे यंग लोग वार में मर रहे हैं और उन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही और ना ही उनका प्रॉपर ब्यूरियल हो रहा है। इन शॉर्ट के विल्फ्रेड अपने इस वर्क में दिखा रहे हैं कि कैसे एक कौम अपने जवानों को उनकी डेथ के बाद भूल जाती है। वार पोइट्स के अलावा दूसरे पोइट्स पर भी वार का बहुत गहरा असर पड़ा था। उन पोइट्स और राइटर्स को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल दूसरे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की तरफ चलते हैं। अगर दूसरे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की बात की जाए तो वो था रशियन रेवोल्यूशन। बेसिकली हुआ ऐसे था कि 20th सेंचुरी में रशिया पर टीजार निकोलस सेकंड नामी बंदा रूल कर रहा था। टीजार एम्परर या किंग को बोलते हैं। निकोलस सेकंड अब रूल कर रहा था तो इसकी इरा में लोगों को कोई भी फ्रीडम हासिल नहीं थी और अगर फ्रीडम हासिल ना हो तो एक वक्त आता है कि लोग खुद फ्रीडम छीन लेते हैं और यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। जब वर्ल्ड वार 1 में रशिया सर्बिया की मदद कर रहा था तो मौके का फायदा उठाते हुए रशिया के पीजेंट्स और लेबरर्स वगैरह ने फरवरी 1917 में बगावत कर दी थी। इस बगावत को रोकने के लिए टीजार ने अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया था कि वो जैसे चाहें इस बगावत को ख़त्म करें, लेकिन बहुत से सोल्जर्स ने आम लोगों पर फायर करने से इनकार कर दिया था और कुछ तो उनके साथ शामिल हो गए थे। अब इस बगावत का ये नतीजा निकला था कि जो सीजार था इसको मोनार्की से हटा दिया गया था और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी गई थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर्जी हुकूमत यानी कि टेम्परेरी हुकूमत को बोलते हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, मीन्स के सिर्फ इलेक्शन तक। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट रशिया पर रूल कर रही थी लेकिन इससे हालात काबू नहीं हो रहे थे, तो इसी वजह से अक्टूबर 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की सेकंड वेव ने जन्म ले लिया था। पहली फरवरी में आई थी लेकिन अब अक्टूबर में दोबारा से सेकंड वेव आ चुकी थी। इस रेवोल्यूशन के हेड का नाम व्लादिमीर लेनिन था और वो बोल्शेविक पार्टी का रूलर और फाउंडर था और उसने लोगों से 3 चीज़ों का वादा किया था, पीस, ब्रेड एंड लैंड। लोग इसकी बातों और वादों से मुतासिर हो गए थे और उन्होंने इसका साथ दिया था और इसने फाइनली रशिया में अपनी हुकूमत बना ली थी और दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई गई थी। इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो ये हुआ था कि सोसाइटी से क्लास डिवीजन को ख़त्म कर दिया गया था। व्लादिमीर लेनिन ने ऐसे किया था कि जो प्रॉपर्टी नोबल्स, लैंडलॉर्ड वगैरह के पास थी उसे लेकर पीजेंट्स में डिवाइड कर दिया था। पीजेंट इस सब की वजह से बहुत खुश हुए थे लेकिन ये खुशी टेम्परेरी थी। कुछ टाइम के लिए तो ये रेवोल्यूशन बहुत अच्छी चलती रही थी, लेकिन फिर ऐसे हुआ था कि व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई थी और उसकी डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन नया रूलर बन गया था। ये जो जोसेफ स्टालिन है इसने ऐसे किया था कि जो प्रॉपर्टी पीजेंट्स वगैरह को दी गई थी इसने उनसे वो वापस ले ली थी। ये 1 मैन डिक्टेटर बन गया था और इसने ऐसे किया था कि लोगों से फ्रीडम दोबारा से छीन ली थी। जो कोई इसके खिलाफ बगावत करता था या आवाज उठाता था ये ऐसे करता था कि उसे मरवा देता था। और अब रशिया में रेवोल्यूशन की डार्क साइड नजर आना शुरू हो गई थी। इन सब के बारे में कि कैसे रशियन रेवोल्यूशन आई थी और किस तरह रेवोल्यूशन लाने वालों ने लोगों पर जुल्म किया था, ये जॉर्ज ऑरवेल ने अपने वर्क एनिमल फार्म में सब कुछ लिखा है। इन्होंने अपने वर्क में रशिया को एनिमल फार्म के साथ रिप्लेस किया और ह्यूमंस को एनिमल्स के साथ रिप्लेस किया। और जो सा ये जोसेफ स्टालिन है इसका कैरेक्टर एक पिग के तौर पर दिखाया गया है।
अपने इस वर्क में इन्होंने रशियन रेवोल्यूशन को सटायर किया और दिखाया कि कैसे किसी पर अंधा यकीन करना नुकसान का बायस बन सकता है। थर्ड पर आता है द ग्रेट डिप्रेशन। बेसिकली हुआ ऐसे था कि 1929 में न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। इन्वेस्टर्स के बिलियन डॉलर्स डूब गए थे। बैंक्स वगैरह ने लोगों के पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे और अब ये बैंक भी दिवालिया हो गए थे। पैसे ना होने की वजह से फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और जिस कंट्री में कुछ फैक्ट्रीज चल रही थी उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ था, तो इसी वजह से उनमें चीजें ना होने के बराबर बनती थी। अब इस सब का नतीजा ये निकला था कि बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया था। बहुत से लोगों के घर बिक गए थे। जो बच्चे स्कूल जाते थे उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स वगैरह को छोड़ दिया था। और 1930 तक ऑलमोस्ट 25% अमेरिकन अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। और ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका में नहीं चल रहा था, दूसरी कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा पर भी इन सब का असर हो रहा था। इस एज के लोग इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। और जब लोग डिप्रेशन में जाएंगे तो ये उस टाइम के लिटरेचर में नज़र आएगा और बिल्कुल आया भी था। फॉर एग्जाम्पल 1939 में जॉन स्टैनबेक ने एक वर्क लिखा था द ग्रेप्स ऑफ रेथ। अपने इस वर्क में इन्होंने जॉर्ज फैमिली की एक स्टोरी बताई है कि ये पुअर फार्मर्स की एक फैमिली थी और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। और फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब ये कैलिफोर्निया जाएंगे। अब जब ये कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्होंने पुअर्टी, हंगर और फैमिली लॉस देखा था। इन शॉर्ट के इस नावल में इन्होंने ये दिखाया है कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से लोगों की लाइफ में कैसे स्ट्रगल्स आई थी। वापस ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये अभी ग्रेट डिप्रेशन 1932 में चल रही थी कि यूएस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कुछ इकदामात किए थे और उनकी बदौलत लोग इस ग्रेट डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली वापस आ रही थी, लेकिन ये 1939 तक ख़त्म नहीं हुई थी। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 1939 में ये ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वार 2 के आने से ख़त्म हुई थी। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट होने से ख़त्म हुई थी। बेसिकली अब जब वार स्टार्ट हुई थी तो जो फैक्ट्रीज बंद थी वो दोबारा से ओपन हो गई थी, क्योंकि अब स्टील, ऑयल, मशीनरी और यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए था, तो अब वो सिर्फ फैक्ट्रीज में ही बन सकता था। और अब जब फैक्ट्रीज ओपन हुई थी तो उसकी वजह से वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई थी। और 1940s के शुरू में यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 25% से गिरकर सिर्फ 5% तक रह गई थी। और 1945 के एंड तक यूएस में से ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुकी थी और वो दुनिया में सुपर पावर बनकर उभर चुका था। फोर्थ पर आता है राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाज़िज्म। बेसिकली वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे चाउज वगैरह को फेस कर रही थीं। लोग गुस्से में भी थे और डरे हुए भी थे। वो चाहते थे कि उनका कोई एक ऐसा लीडर हो जो हर चीज को फिक्स कर दे, जो उनकी कंट्री को दूसरी कंट्री से सुपीरियर बना दे। इसी आइडियोलॉजी की वजह से फैशिज्म और नाज़िज्म ने जन्म लिया था। फैशिज्म की अगर बात करें तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर एक लीडर के पास होती है, यानी कि सिर्फ एक बंदे के पास होती है। ना कोई अपोजिशन होती है और ना ही किसी दूसरे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। जो ये लीडर कहेगा वही सच होगा और जो नहीं मानेगा उसे ये खुद मनवा लेंगे। इटली में 1925 से लेकर 1943 तक बेनितो मुसोलिनी नामी एक बंदे ने फैशिज्म गवर्नमेंट बनाई थी। इसने अकेले पूरे इटली पर रूल किया था और जो ये कहता था पूरे इटली में वो होकर रहता था। फैशिज्म गवर्नमेंट की देखा देखी जर्मनी में नाज़िज्म ने भी जन्म ले लिया था। यह भी फैशिज्म की एक टाइप थी, लेकिन इसमें रेशियल सुपीरियरिटी दिखाई गई है। जर्मन्स का मानना था कि उनका भी एक ही लीडर होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो रेशियल सुपीरियरिटी पर बिलीव करते थे। वो कहते थे कि ये जो जर्मन्स हैं वो दुनिया में बाकी तमाम लोगों से सुपीरियर हैं। इसी वजह से इन्होंने 1933 में एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया था और ये कुछ टाइम चांसलर रहने के बाद वहां का डिक्टेटर बन गया था। और वर्ल्ड वार 2 की जो सबसे बड़ी वजह समझी जाती है वो फैशिज्म और नाज़िज्म ही थे। जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नावल 1984 में नाज़िज्म और फैशिज्म से होने वाली तबाही के बारे में खबरदार किया है। इन्होंने अपने नावल में दिखाया है कि कैसे सब की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्रूथ और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी खत्म होकर रह गई थी। फिफ्थ पर आता है वर्ल्ड वार 2। यहाँ भी हिटलर के कमालात ही थे। इन्होंने ऐसे किया था कि जर्मनी को ग्रेट बनाने के लिए पोलैंड पर हमला कर दिया था।
जैसे ही जर्मनी ने हमला किया था, फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर वार डिक्लेयर कर दी थी। वर्ल्ड वार 1 की तरह यहाँ भी दोबारा से दो अलायंसेस बन गए थे। एक साइड पर जर्मनी, जापान और इटली थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, सोवियत यूनियन जिसे अब रशिया बोलते हैं, और चाइना, ये सब एक साइड पर थे। ये जो आजकल अमेरिका, चाइना और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, एक टाइम था ये तीनों दोस्त थे। खैर, दोस्त दोस्त ना रहा। और अगर इस वार की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए थे, और इस वार में हिटलर ने ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज को भी मार दिया था। हिटलर का मानना था कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ज्यूज ही क्रिएट करते हैं, इसलिए उसने ज्यूज को इस दुनिया से खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी और उसके अलायंस को शिकस्त हो गई थी। हिटलर ने 1945 में सुसाइड कर ली थी, और इसके सुसाइड करने के कुछ दिन बाद ही जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। दूसरी तरफ जो जापान था, जब उसके दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे तो उसने भी कुछ टाइम बाद सरेंडर कर दिया था। जबकि इनका जो तीसरा पार्टनर था इटली, वो भी सिर्फ बातों की हद तक ही सुपर पावर था। उसने 1940 में जर्मनी और जापान का साथ दिया था, लेकिन इसकी आर्मी पुअरली ट्रेंड थी। ये जहां भी हमला करते थे वहां इन्हें खुद ही शिकस्त हो जाती थी, और उल्टा जर्मनी आकर इन्हें बचाता था। इस सब की वजह से 1943 में इटली के लोगों ने मुसोलिनी के खिलाफ बगावत कर दी थी, और वो इटली से भाग गया था। उसके भागने के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने रशिया और यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया था। फिर 1945 में जब मुसोलिनी पकड़ा गया था तो इन्होंने उसे मार दिया था। इस वर्ल्ड वार के बारे में भी बहुत से वर्क्स लिखे गए थे, जैसे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये डायरी एन फ्रैंक नामी एक ज्यूइश लड़की ने लिखी थी, जो कि वर्ल्ड वार 2 में हिटलर के लोगों से छुपकर नेदरलैंड में रह रही थी। यह वर्क एन ने 1942 से 1944 के दरमियान लिखा था, और यह वर्क फिर 1947 में पब्लिश हुआ था। इस डायरी में एन ने अपनी डेली लाइफ के बारे में बताया है कि कैसे पकड़े जाने का डर उनके ज़हनों पर सवार था, उनके पास फूड की शॉर्टेज थी, सब कुछ जो उन्होंने फेस किया था उसने अपनी डायरी में लिखा था। फिर 1944 में ऐसा हुआ था कि इनकी जगह का पता चल गया था। एन और उसकी फैमिली को पकड़ लिया गया था, और फिर इन्हें कैंप्स वगैरह में भेज दिया गया था, और 1945 में एन की एक कैंप में ही डेथ हो गई थी। इसके अलावा इसकी बाकी फैमिली की भी डेथ हो गई थी। सिर्फ इसके फादर ऑटो फ्रैंक जिंदा बच गए थे, और उन्होंने फिर 1947 में ये वर्क पब्लिश करवाया था। यह था कुछ इस एज के इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में। अब चलते हैं इस एज की इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की तरफ। अगर इस एज में इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस की बात करें तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला एयरप्लेन बना दिया था, और पहली एयरलाइन सर्विस 1914 में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा मॉडर्न एज में वायरलेस रेडियो भी बन गया था, जो कि वार वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। फिर मॉडर्न एज में यानी कि 1927 में पहला टेलीविज़न भी इन्वेंट हो गया था। इसके अलावा पहली एजेस में तो थिएटर्स वगैरह होते थे, लेकिन अब उनकी जगह मॉडर्न एज में सिनेमाज ने ले ली थी। इसके अलावा मॉडर्न एज में यानी कि जुलाई 1945 में पहला एटम बम बनाया गया था, और इसे अगस्त 1945 में यूज़ भी किया गया था। यह थी कुछ इस एज की इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस। अब चलते हैं इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर इस एज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट पर आता है द कंक्रीट लैबिरिंथ। ये एक मेटाफर है, और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो ये वर्ड है कंक्रीट, इसका मतलब है सिटीज की ग्रेट, डिफिकल्ट और लाइफलेस इन्वायरमेंट। जबकि ये जो दूसरा वर्ड है लैबिरिंथ, इसका मतलब है कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये मेज ऑफ बिल्डिंग्स और मशीन वगैरह को सिंबलाइज करते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से लोग खोए खोए रहते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं और लोगों से दूर रहते हैं। अगर आसान वर्डिंग में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से लोग अपने पर्पस को भूल चुके हैं और उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी है। ऑल्दो हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और हर तरफ लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी लोग आइसोलेटेड हैं। लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, उनके दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस मर चुकी हैं। सेकंड पर आता है ब्लेंडिंग ऑफ प्रोज विद पोएट्री। बेसिकली अगर मॉडर्न एज से पहले की प्रोज की बात करें तो उस टाइम प्रोज में लैंग्वेज का फ्लो नेचुरल होता था। जो लैंग्वेज सोसाइटी में बोली जाती थी वही प्रोज राइटिंग में यूज होती थी, लेकिन यहाँ ग्रामर का और सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखा जाता था। इसमें ग्रामर को बिल्कुल ठीक होना चाहिए था और सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब प्रेजेंट होनी चाहिए थी। और जहाँ तक ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ऑप्शनल होता है।
और ये प्रोज पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे जाते थे और प्रोज राइटिंग नॉवेल्स, लेटर्स और एसेस वगैरह में हमें देखने को मिलती है। जबकि अगर मॉडर्न एज से पहले पोइट्री की बात करें तो वो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव राइटिंग होती थी। प्रोज सिंपल थी लेकिन पोइट्री आर्टिस्टिक थी। इसमें प्रॉपर मीटर और राइम स्कीम को फॉलो किया जाता था। इसमें प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस थे। लेकिन फिर ऐसे हुआ था कि मॉडर्न एज आ गई थी और मॉडर्न एज के राइटर्स ने न्यू एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने पोइट्री को फिक्स्ड राइम और मीटर की बजाय फ्री वर्स में लिखना शुरू कर दिया था और इन्होंने पोइट्री को आर्टिस्टिक लैंग्वेज में लिखने की बजाय सिंपल लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। जबकि अगर प्रोज की बात करें तो इन्होंने प्रोज के लीनियर और क्लियर प्लॉट को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस राइटिंग के साथ रिप्लेस कर दिया था और इन्होंने प्रोज का फोकस एक्सटर्नल इवेंट्स से इनर फीलिंग्स पर शिफ्ट कर दिया था और साथ ही इन्होंने दो और टर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। पहली थी प्रोज पोइट्री। प्रोज पोइट्री की अगर बात करें तो ये पोइट्री थी लेकिन ये लिखी प्रोज की फॉर्म में जाती थी। मीन्स के मॉडर्न राइटर ने ऐसी पोइट्री लिखनी शुरू कर दी थी कि जो लाइंस की बजाय अब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती थी। पोइट्री की यह फॉर्म सबसे पहले 19th सेंचुरी में फ्रेंच राइटर चार्ल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और फिर उसकी देखा देखी मॉडर्न राइटर्स ने भी यह स्टाइल अपना लिया था। जबकि अगर सेकंड टर्म की बात करें तो वो था पोइट्री प्रोज। ये इतना कॉमन नहीं था लेकिन कुछ राइटर्स ने इसे भी यूज़ किया था। ये प्रोज राइटिंग थी लेकिन इसमें ऐसे होता था कि पोइट्री की तरह लिरिकल लैंग्वेज, विविड इमेजरी और कभी कभार रिदम वगैरह का यूज़ होता था। थर्ड पर आता है राइज ऑफ फेमिनिज्म। बेसिकली फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी और ये अर्ली 20th सेंचुरी तक रही थी लेकिन इसने ज़्यादातर जोर 20th सेंचुरी में पकड़ा था। बेसिकली हुआ ऐसे था कि जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो बहुत से मैन वॉर पर चले गए थे तो पीछे से फैक्ट्रीज, फार्म्स और ऑफिसेज वगैरह खाली रह गए थे। अब वहाँ काम वगैरह के लिए बंदे रिक्वायर्ड थे तो ऐसे हुआ था कि वुमेन ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था और इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि ये भी मेन के इक्वल हैं। तो कुछ वुमेन ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी कि जब हम मेन के इक्वल हैं तो हमें उनके इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। इस वक्त सफरेजेट मूवमेंट पीक पर थी और इनका मानना था कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो भी ऐसे लीडर को चूज कर सकें जो उनके लिए पॉलिसीज बनाए। वुमेन ने बाकायदा से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वुमेन की सुन भी ली गई थी और इन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन मॉडर्न एज में ये राइट्स लिमिटेड थे। जैसे कि 1918 में यूके ने इजाज़त दे दी थी कि जिन वुमेन की एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है और अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो वोट कर सकती थी। फिर बाद में यूके ने 1928 में सारी वुमेन जिनकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा थी उन्हें वोटिंग के राइट्स दे दिए थे। जबकि 1918 में कनाडा में भी वोटिंग राइट्स दिए गए थे लेकिन ये वोटिंग राइट सिर्फ वाइट वुमेन के लिए थे। और अगर इंडिया की बात करें तो 1935 में कुछ वुमेन को वोटिंग राइट दिए गए थे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी और जिन्हें मिले थे वो भी बहुत एजुकेटेड थीं। अच्छा, इसके बाद अब लोगों का ख्याल था कि जब वुमेन को वोटिंग राइट्स दे दिए जाएंगे तो वो ये प्रोटेस्ट वगैरह छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वुमेन ने जब देखा कि बात सिर्फ प्रोटेस्ट से ही बन सकती है तो इन्होंने ऐसे किया था कि दूसरी लिमिटेशंस लाइक लोअर वेजेस देन मैन और लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। इनके प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए जो लिमिटेशंस थी वो कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन इनके लिमिटेशंस पर ज़्यादा वर्क पोस्ट मॉडर्न एज में हुआ था। मॉडर्न एज में तो इन्हें बहुत कम राइट दिए गए थे। यह था कुछ मॉडर्न एज के बारे में ओवरव्यू। मॉडर्न एज के लिटरेचर को हम डिटेल में अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।